अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साराना और प्रोग्राम खबर की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और हस्ब मामूल मेरे साथ जनाब शफीक अवान साहब और इस्लामाबाद से सलमान आबिद साहब होंगे और ख़बरों के ऊपर हमारी जो गुफ्तगू है और तबसरों तयसियों और मुख्तलिफ अखबारात में जो छपने वाली चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे। और शफीक साहब सलमान साहब से हम बात करेंगे, चलो वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। लेकिन पहले एक नज़र है रन डाउन पे डालते हैं कि आज क्या क्या हम करने जा रहे हैं और अखबारात की अहम चीदा खबरें क्या हैं। पहली खबर है कि वज़ीर आज़म का दौरा कराची, विफाक के जो मंसूबे हैं वो टाइमलाइन के तहत मुकम्मल करने की हिदायत की है। और वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पे चल निकला है और अब सरमायाकारी जो है वो लाना हमारा हदफ है। दूसरी अहम खबर आज की है अफगानिस्तान की सूरत हाल पे तालिबान का 8वें सूबे पर भी कब्जा हो गया है और जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो कहते हैं अब अमेरिकी सदर जो बाइडन कि अफगानिस्तान अपना दिफा खुद करे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान पे दोहा मुज़ाकरात आज शुरू हो जाएंगे। तीसरी खबर हमने एक सोशल मीडिया से ली है और वो है मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियाँ। इसके ऊपर बात करेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियाँ क्या हैं। चौथी खबर है आज की, वो है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत अब तक 1600 अरब के कर्जे दिए जा चुके हैं। शौकत तरीन साहब का बयान है और वो इसके ऊपर हम एक कोशिश करेंगे कि जो ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है इस पे गुफ्तगू की जा सके और इससे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, नौजवानों को इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। 2.5 माह बाद आज पीडीएम का इजलास इस्लामाबाद में होगा और इसमें क्या होगा, क्यों इतना लेट हो रहा है, हुआ, इस पे बात की जाएगी। एक खबर बड़ी दिलचस्प है कि आईसीसी ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पे इसमें बड़ा गुफ्तगू हो रही है, बड़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। एक अच्छी खबर भी हम आज आपसे शेयर करेंगे और वो ये है कि दुबई जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े सीरियस लग रहे हैं, खैर तो है। नहीं वो आपने कल मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं सुबह बखैर कहना भूल गया था। अब वो मैंने प्रोग्राम से पहले याद रखा हुआ था कि मैंने शफीक साहब को सुबह बखैर कहना है। आपको भी तमाम हमारे देखने वालों को सुबह बखैर। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको भी सुबह बखैर जनाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। हम लाहौर का मौसम जो है वो तो कभी कहीं बारिश हो जाती है, कभी कुछ। शफीक साहब एक दौर था, आपको याद है, बारिश होती थी पूरे शहर पे हो जाती थी। अब तो ये होता है, आप मुझे कहते हैं कि मैं घर से आ रहा था तो बारिश हो रही थी, मैं कहता हूँ यार मेरे तो धूप निकली हुई थी, और फिर मैं कहता हूँ मेरे तो बारिश हो रही होती है, आप फोन पे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यही है ना कि मौसम अपसेट हो गया ना पूरी दुनिया में। और ये खान साहब ये कोशिशें कर रहे हैं दरख्त लगाने की और बाकी जंगल और पूरे मुल्क जंगल का मंगल कर रहे हैं, जंगल का जाल बिछा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमारा जो माहौल कंट्रोल हो और लोगों को रिलीफ मिले, बजाय इसके कि हम एक और मुसीबत में फंसे। सलमान साहब क्या इस्लामाबाद का मौसम है, अच्छा है, खुशगवार है? जी माशाल्लाह इस्लामाबाद का मौसम लाहौर से बहुत बेहतर है और बड़ा अच्छा वेदर से हम इंजॉय करते हैं। शाम खास तौर पर बहुत अच्छी होती है और अमूमी तौर पे आपको पता ही है लाहौर के मुकाबले में इस्लामाबाद का वेदर जो है वो हमेशा से अच्छा। किस लिहाज से मौसम को, सियासी लिहाज से, किस हवाले से बात कर रहे हैं आप, मौसम बेहतर होता है? नहीं मैं तो खैर इसको वेदर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। सियासी माहौल को आपको पता है इस्लामाबाद जो है वो काफी ठंडा है। अब वो जो आपने एक टॉपिक रखा है पीडीएम अपोजिशन जमातें, वो अब नजर नहीं आ रही इस्लामाबाद के अंदर फिलहाल। ठीक। अच्छा शरीफ साहब, कल वज़ीर आज़म कराची में थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। फिर उन्होंने कराची के हवाले से इजलास की जो है वो सदारत की और उनका ये कहना था कि जो मंसूबे हैं वो टाइमलाइन के मुताबिक उन्हें मुकम्मल होना चाहिए। फिर एक अहम बात जो थी, दोनों चीज़ों पे फिर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो वज़ीर आज़म ने कहा, मैं जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस है वो ये कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पे जो है चल पड़ा है और अब हम कोशिश करेंगे कि सरमायाकारी जो है ना वो लेके आए पाकिस्तान में।
माजी में ये होता रहा कि जो हुकूमतें थी वो कर्ज लेती थी, वो क्या गालिब साहब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये फाका मस्ती ने हमारा जो हाल ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब मेरा ख्याल है हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है। और अगर अब हम बिल्कुल ठीक कहा आपने, मसला ये है कि देखें कराची में इतना इन्वेस्ट, कराची हमारा हब है, इकोनॉमिक हब है, पोर्ट सिटी है, और बिल्कुल उसमें कहने जितने हमारे अपना हेड ऑफिस हैं, प्राइवेट के हों, बिजनेस के हों या गवर्नमेंट के हों, वो वहाँ पे हैं, बैंक्स वहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं ना 60% जो हमारा जनरेशन है अपना रेवेन्यू का वो कराची देता है। बिल्कुल। तो कराची को 30 साल से पीस पार्टी वहाँ इग्नोर किया हुआ है। वहाँ मुसीबत ये है कि आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हो, उसके बीच में छोड़ देते हो, 5 साल बाद वो दोबारा मट्टी हो जाता है, फिर से मजीद में पैसा लगाते हो। अब देखें ना, अपना गौरव इस्माइल का मैं ट्वीट देख रहा था कि 80 जो ग्रीन लाइन की बसें वो आ रही हैं। ग्रीन लाइन का मनसूबा देख लें 10-15 साल से चला आ रहा है। पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में किया, लेकिन किसी ने उसको ना पंजाबी के ना तोड़ नहीं चढ़ाया। और जब एक काम शुरू करते हैं आप उसको मुकम्मल नहीं करते तो होता ये कि उस पर लागत बढ़ती जाती है और एक वक्त आता है कि वो मनसूबा खंडर बन जाता है और दोबारा से वो शुरू कर। अब K4 देख लें पानी की सप्लाई का कि कितने ऐसे शुरू हुआ है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। बजाय आप फेडरल गवर्नमेंट को जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, अपने लोगों को रिलीफ देना। कराची जो है वो सिंध गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, फीड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि भाई ये जो वहाँ लोगों को रिलीफ दे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे। हमें अफसोस होता है कि भाई हम जाते हैं देखते हैं कि ये कराची है जो पूरे मुल्क को फीड कर रहा है। रोशनियों का शहर था। सलमान भाई, एक वक्त था कराचियों को रोशनियों का शहर कहा जाता था, फिर बहुत सारे मसाइल वहाँ पे होते चले गए, सूरत हाल खराब होती चली गई। अब सूरत हाल ये कि विफाक कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कराची के ऊपर। वो जो कब्जा हुए में चाइना कटिंग है, नाले बंद हो गए, नालों पे तजावजात आ गई। जब तक ये सारी चीजों के ऊपर एक सख्ती से नहीं, सुप्रीम कोर्ट बारहा ये बात कह चुकी है कराची के हवाले से कि कराची का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हर हाल में आप ट्राम जो है वो बहाल करें, उसका जो पुराना रूट था। तो आप समझते हैं कि वजीर आजम और जो उनकी टीम है उनका फोकस तो कराची पे है, लेकिन मुश्किलात भी हैं, लेकिन ये हल तो होनी है ना। देखिए राना साहब, आप और शफीक अवान इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया भर में जो मेगा सिटीज होते हैं ना, उनको गवर्न करने के लिए एक मुतबादल निज़ाम होता है जो बाकी शहरों के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। और उसका ज्यादा से ज्यादा जो काबिल कबूल फार्मूला आज दुनिया में लागू है वो है ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करें, यानी इख्तियारात को निचली सतह से मुंतकिल करें, सियासी भी, इंतजामी भी और माली भी। 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से वफाक ने सूबों को खुद मुख्तार बनाया है, तो ये सूबों की जिम्मेदारी थी ना कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भी उतना ही ज्यादा खुद मुख्तार बनाए और मेगा सिटीज को जैसे कराची, लाहौर है, इन सबको खुद मुख्तार बनाया जाए। अब हो क्या रहा है, आप देखिए पिछले 15 साल से कंटिन्यूएशन के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी का और कराची के जो लोग हैं या जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो MTM से है चाहे वो तहरीक इंसाफ से, उनका डेफिसिट चल रहा है। कराची पे जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत ने वो की नहीं है। उसकी वजह से सारा प्रेशर जो है वो वफाक के ऊपर आया है और वफाक फकत खुद प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है कराची के अंदर, क्योंकि उसके पास तो मैंडेट भी है ना, PTI के पास इस वक्त कराची का एक लार्जर मैंडेट है। इसलिए ये देखिए कि जब कराची को फोकस किया गया है और कराची के अंदर MTM जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है वो खुद कह रही है कि सूबा हमारे साथ हमें सियासी तौर पर एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। आप देखिए वहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, वहाँ इंक्रोचमेंट का मसला है, वो साफ पानी का मसला है, सैनिटेशन के मसले हैं, कचरे के मसले हैं। लेकिन इसमें जिस अंदाज से फाल तरीके से लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए थी वो तो सिंध हुकूमत आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब प्रेशर वफाक के ऊपर बढ़ा है तो प्राइम मिनिस्टर को खुद जाके बराह रास्त इसको मॉनिटर करना पड़ रहा है। और ये मसला महज कराची तक नहीं है, आप इंटीरियर सिंध के भी शहरों को देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कराची जो है, जैसे अभी शफीक अवान साहब ने कहा कि हमारा इकोनॉमिक हब है, मैं ये समझता हूं कि इसके लिए हमें गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दाम के तहत कराची को डील करना होगा, कराची के लोगों का एतमाद हासिल करना होगा, क्योंकि कराची के लोग ये समझ रहे हैं कि हम MTM की, पीपल्स पार्टी की चक्कलिश के अंदर फंस के रह गए हैं और पीपल्स पार्टी हमें इग्नोर कर रही है पॉलिटिकली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक डायरेक्शन उन्होंने दुरुस्त इख्तियार की। ठीक है शफीक साहब, देखिए कराची का यार कितना अलमिया है कि वो शहर जो हमारा हब है इकोनॉमिक,
اور جہاں سے پورا پاکستان کو جو ہے وہ بزنس کے سارے ڈانڈے وہاں جا کے ملتے ہیں، اسی کو ہم اگنور کرتے تھے. وہاں پہ 35 سال سے پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر آتی جاتی رہتی ہے. سندھ کے اوپر اس نے جس طرح کیا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب دعوے نعرے اتنے کرتے ہیں، لیکن ایک آج تک کراچی کے لیے کوئی سنجیدہ پیکج جو ہے وہ پیپلز پارٹی انٹروڈیوس نہیں کر سکتی. ایک چیز اور آپ نے مجھے جب ہم باتیں کر رہے تھے، آپ نے پانی مافیا کے اوپر مجھے کہا تھا، اس پہ بھی ضرور بات کیجیے کہ دیکھیں کراچی دیکھیں کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میں پاکستان کی ہر رنگ نسل کے لوگ ملیں گے، ہر صوبے، ہر تحصیل، ہر گاؤں کے لوگ ملیں گے. بالکل بالکل. اس لیے اسے منی پاکستان کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہاں وہ موجود ہیں، اور اس کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے. سلمان صاحب نے کہا جی 18ویں ترمیم، 18ویں ترمیم میں جو سندھ ہے وہ حقائق اپنا اس کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم میں کچھ فرائض بھی ہیں نا. آپ سر جی یہ جزیرہ ہمارا ہے، یہ کام ہمارا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، تو بھائی اس میں جو فرائض ہیں اس سے بھی توجہ دیں. صرف آپ کہتے ہیں جی ہمارے حقوق دے دیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں فنڈ دے دیں، لیکن نہ اس کا وہ اپنے کو آڈٹ کرنے کو تیار ہے. بس لیتے رہیں دیں، ہمیں دیں، پیسے دیں. چلو اب تک کتنا پیسہ ہے وہ کہاں خرچ کیا؟ یہی دس از وٹ میں کہہ رہا تھا. سلمان صاحب دیکھیں، اتنا فنڈ کراچی کو ملا، وفاق سے ملتا رہا، 18ویں ترمیم کے تحت وہ جو ہے اس کو بہت کچھ وہاں پہ ملتا رہا، ایک پیسہ نہیں خرچ ہوا وہاں پہ، سوائے اس کے کہ جو وہاں کے وزراء ہیں ان کی تجوریاں بھرتی رہی. دیکھیے، آپ اگر سندھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اکنامک سروے آف پاکستان کی لیٹسٹ رپورٹ اٹھا لیں اور اس کے اندر دیکھیں جو بیسک فنڈامنٹلز ہے نا اسحاق صاحب، اس میں پانی کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، وہاں کتنی زیادہ ڈسپیرٹیز پائی جاتی ہیں. اچھا، ویسے تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. دیکھیے، یہ 15 سال سے میں کہہ رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، یہ کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے. اور آپ جب وہاں کے لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں اور لوگ آپ سے جب سوال کرتے ہیں، آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب سارا ملبہ جو ہے نا آپ اٹھا کے وفاق پہ ڈال دیں کہ جو سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس کا قصور وفاق کا ہے. تو بھائی 18ویں ترمیم سے پہلے تو یہ باتیں سمجھ آتی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو زیادہ خود مختار کیا گیا ہے، مالی طور پہ خود مختار کیا گیا ہے، انتظامی طور پہ خود مختار کیا گیا ہے، آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے، تو اب یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ وفاق ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وفاق کس کا ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست حکمت عملی نہیں ہے. اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت سے زیادہ صوبائی حکومتیں زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں گورننس کے کانٹیکٹ میں. صوبائی حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ ڈیولیوشن نہیں کریں گے، ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کریں گے، ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آئیں گے، تو آپ کیسے عام آدمی کے مسئلوں کو صحیح طریقے سے پراپر ایڈریس کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. اب شفیق صاحب، اب آتے ہیں وزیر اعظم کے اس امپورٹنٹ بیان کے حوالے سے کہ جو انہوں نے کہا کہ اب ملک جو ہے وہ آن رائٹ پاتھ اور اب سرمایہ کاری ہدف ہے. وہ ان کا وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہم منی لانڈرنگ روکنے کی پوری کوشش کر رہے اور غیر قانونی طور پہ جو ڈالر ہیں ہم وہ باہر جانے نہیں دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے غیر ملکی امداد کی عادت اپنے پہ اپنا لی تھی اور اس کے عادی ہو گئے تھے، اس نے بھی ہمیں کمزور کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل ڈائریکشن کاش ہم نے اب سے 30 35 40 سال پہلے لی ہوتی. اور یہ جو ہم اپنی کشکول لے کے پھرتے رہتے تھے، یہاں سے لے لو یہاں سے لے لو، اور اس پہ اپنی زندگی گزار دیتے تھے، اگر ہم تعلقات امریکہ ہوتا یا کوئی بھی ہوتا اس کے ساتھ ایڈ کے بجائے ٹریڈ کے اوپر رکھتے، تو آج ہم یہ اتنے قرضوں کے دلدل میں نہ دھسے ہوتے جس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ غریب عوام کو ہو رہا ہے. دیکھیں، اب اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم رہا ہے، کبھی میں، کبھی آپ، کبھی آپ، کبھی میں، اور وہ میں اور آپ میں ہی الجھے رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا آج میں ہوں تو کل وہ آئیں گے، آج میں ان کا پردہ رکھوں گا کل وہ میرا پردہ رکھیں گے. یہ ایک دوسرے کا پردہ رکھنے کے چکر میں انہوں نے ملک کی اکانومی، ملک کے سوشل فائبر کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ بھائی کل لوگ آپ سے تنگ آ جائیں گے. دیکھیں، جمہوریت اور جو ووٹ ہے نا، یہ ووٹ کسی کی میراث نہیں ہے، ووٹ اس کی میراث ہے جو ڈلیور کرے گا. اور اگر آپ ڈلیور نہیں کریں گے تو کیا دیکھ لیں، آج پیس پارٹی کا حال دیکھ لیں، مسلم نون کا حال دیکھ لیں، اور اس میں سے پی ٹی آئی کو لوگوں نے نئی جو ہے سیاسی پارٹی اس کو موقع دیا، کیونکہ لوگ ان دونوں سے مایوس تھے. اب اگر عمران خان صاحب آئے ہیں، وہ ایک نیا ویژن دے رہے ہیں
کہ بھائی بھول جائیں یہ امداد شاید اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گو کہ جو کچھ پچھلے 40-50 سال میں دونوں پارٹیاں کر چکی ہیں اس کو ایک ٹینیور میں یا 5 سال میں ختم نہیں کیا جا سکتا. 35 سال سلمان صاحب آپ نے بلا شرکت غیر آپس میں فٹ بال کی طرح وسائل کو کھیلتے رہے. سلیم اللہ کلیم اللہ کا وہ جو ہوتا تھا نا, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ کا, وہ دونوں گیند لے کے خیال ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو غصہ جو ہے آئے گا اور لوگ کوئی تیسری پارٹی سامنے آئے گی اور لوگوں نے تیسری پارٹی کو سلیکٹ کر کے الگ کر کے بتایا کہ بھائی یہ ہے. سوال صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. دنیا کی پالیٹکس میں جو 2 جماعتی نظام ہے اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر 2 بڑی پاپولر جماعتوں کے مقابلے میں ایک تیسری جماعت نے اپنے آپ کو یہاں پہ پینیٹریٹ کیا اور حکومت میں آئی ہے. اچھا, اب وہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈائجسٹیبل بھی نہیں ہے, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں جو ڈیولپمنٹ پلاننگ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے احسان صاحب, وہ 3 لیول کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو شارٹ ٹرم پلان کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, آپ کو مڈ ٹرم پلان کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو لانگ ٹرم پلان کرنا ہوتا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ 5-5 سال کے لیے انتخابی سیاست کو دیکھتی ہیں, ووٹوں کی سیاست کو دیکھتی ہیں, کانسٹیٹیوئنسی کے مسائل کو دیکھتی ہیں. تو ہم ایک شارٹ ٹرم کے کانٹیکٹ میں ریئیکشنری اپروچ کے تحت کام کرتے ہیں. ہم لانگ ٹرم لیول پہ کام نہیں کرتے کہ ہمیں طویل لیول کے اوپر کس قسم کے منصوبے چاہیے, کن کو ہمیں فوکس کرنا ہے, کون سے وہ مارجنلائز گروپس ہیں, کون سے وہ گرے ایریا جن کو فوکس کر کے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اب آپ دیکھیے نا, یہاں آپ کہہ رہے ہیں احساس پروگرام ہے, خدمت کارڈ چل رہا ہے, کسان کارڈ چل رہا ہے, یعنی آپ فوکس تو کر رہے ہیں نا عام آدمی کے کانٹیکٹ میں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنا زیادہ ہم ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اس کو زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے ساتھ جوڑیں, اور یہ جو درست ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے, اس درست ڈائریکشن میں جب تک لوگ امپاور نہیں ہوں گے, لوگوں کو ایک وے آؤٹ نہیں ملے گا, تو اس جمہوریت کا مستقبل جمہوریت کا مستقبل لوگوں کی ترقی کے ساتھ جڑا ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شیخ صاحب پنجابی کے اندر ناطے توتے رہ گئے. انڈیا کے ساتھ تو افغانستان میں بہت برا. آج جو دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی انڈیا آؤٹ ہے, اور جو گزشتہ روز انڈیا نے جو اپنا انخلا تھا آخری کونسلیٹ بھی بند کر دیا, ان کا جی سارے بھارتیوں کو وہ نکال کے لے گئے. دوسری جانب جو طالبان ہیں ان کی پیش قدمی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور 8 صوبوں پہ مزید قبضہ ہو گیا ہے, 8 پہ ان کی پیش قدمی جاری ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس امریکہ نے اس خطے کے اندر آگ بھڑکائی, جس امریکہ نے اس خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا, مسلسل خطرے میں ڈالا ہوا ہے, آج وہ جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ جناب علی ہوں تسی آپ ہی سنبھالو, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے کہا بیان جاری فرما دیا کہ جناب علی جو افغان حکومت اور فوج ہے وہ خود دیکھے. اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ یار بھائی اب آپ نے اچانک نکل گئے اور سارا کچھ جو ہے نا آپ نے ایسا کر دیا کہ یہ خطہ ایک دفعہ پھر آگ اور خون کے اندر چلا. اب دیکھیں آپ نے کہا 8 صوبوں میں قبضہ کر لیا, اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, اور یہ وقت ہے کہ بھائی ہماری جو افغان حکومت ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے, قتل و غارت ختم کریں, بیٹھ کے ان سے بات کریں گے بھائی ہمیں کوئی ایک ایجنڈا رکھیں, کوئی ہم کوئی الیکشن کروا دیں, کوئی ایسا اپنے کو طریقہ دیکھ لیں, کوئی وہاں پہ جرگا سسٹم ہے تاکہ یہ قتل وغیرہ ختم ہو اور آپس سے بیٹھ کے آگے یہ چلے. اور صرف یہ 8 اکتوبر کی بات نہیں ہے, یہ کاسیا, بغلان, بلخ, بدخشاں, ننگرہار اور لوگر اس میں بھی اپروچ کر رہے ہیں, اور وہاں تک بھی جب انہوں نے 15-20 صوبے پہ قبضہ کر لیا تو بھائی آپ کابل میں بیٹھ کے کیا کریں گے. یہ وقت ہے, چلے ہم طالبان سے بھی کہتے ہیں اور افغان حکومت بھی اپنی ہٹ گرمی چھوڑے, انہیں پتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں, بالکل تو ان سے ہاتھ ملائیں, ان سے بیٹھیں, بات کریں کہ بھائی مل کے بات کریں, مل کے اپنے ملک کو بہتر بنائیں. اور یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جو بھارت ہے اس کی اربوں کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ محدود ہو گیا, کابل میں بھارت کے سفارتخانے تک محدود رہ گیا. بالکل ایسے, اور کل اگر طالبان وہاں بھی آ گئے تو دیکھیں میں کوئی بھی قبضہ غارت نہیں چاہتا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت دیکھے جس تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں, اور ان کی فوج ان کے ساتھ مل گئی, جو لوکل انتظامیہ ہے, پولیس, اور جو ان کی اپنا فوج ہے, تو آپ بجائے یار خطروں کرنے کے اور شہر تباہ کرنے کے, شہر دیکھیں تباہ کرنا آسان ہے, تباہی آسان ہوتی ہے لیکن تعمیر بہت مشکل ہے. آپ شام کو دیکھ لیں, اردن کو اپنا وہاں پہ اپنا عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, تو آپ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھائی آئے بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور تباہی کے بجائے ہم تعمیر کی طرف. سلمان صاحب اب صورت حال یہ کہ 65% جو افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے, اور یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ مہاجرین جو ہے نا وہ پڑوسی ممالک
में नकल मकानी कर सकते हैं। अब वो यूरोपीय यूनियन फरमाती है कि जो पनाह देने वाले हैं उनकी मदद करेंगे। पाकिस्तान तो पहले ही अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए है और हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो ये है। अब हम तो मुतहमिल नहीं हो सकते मजीद लोगों को यहाँ पे पनाह देने की। और मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे यूरोपीय यूनियन अमेरिका अब हमें उनको धकेलेंगे हमारी तरफ। देखिए एहसास राना साहब, बाकी दुनिया की तारीख में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने किसी वॉर के अंदर 35 लाख से ज्यादा महाजरीन को पनाह दी। दुनिया की तारीख में आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है दोहा कॉन्फ्रेंस जो आज शुरू हो रही है, जिसमें अफगान हुकूमत और तालिबान इकट्ठे बैठे हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा था कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत आपस में गुफ्तो शनीद के लिए तैयार नहीं है, और तालिबान जो है वो फाते के तौर पर बैठे हैं, इसलिए वो हुकूमत से बातचीत भी नहीं करना चाहते। लेकिन आज तालिबान ने फिर एक मैसेज दिया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए, यानी काबुल तक कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि मुज़ाकरात के जरिए एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इसमें इंडिया का ना बैठना ज्यादा पॉजिटिव कॉन्टेक्ट है इस रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में, एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एहसास साहब आपको भी और शफीक अवान साहब आप भी इसके नजर रखते हैं, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जियो स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में जियो इकोनॉमिक्स का एजेंडा दिया है पूरे रीजन के कॉन्टेक्स्ट। अब वहां पे देखिए चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाने की बातें की जा रही है, इकोनॉमिक ट्रेड करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए अफगानिस्तान का जो पीस है उस पर हमारी दिलचस्पी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी रीजनल स्टेबिलिटी, हमारी अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इस पूरे पीस प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है। अब सवाल सिर्फ ये है जी, अब सवाल सिर्फ ये है कि दो कुव्वतें इस सारे अमन प्रोसेस को सबोताज करना चाहती हैं, तो बड़ी ताकतों को उसके पर नजर रखनी चाहिए ना। वो भारत से सवाल करे कि भारत इस पीस प्रोसेस को सबोताज क्यों कर रहा है, वो इसको सबोताज करने की बजाय उस पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करे। और यहाँ पे जो रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है, यानी हम माजी की तलखियों से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ जो पेशकदमी कर रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो डेवलप हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी कि हम किसी के फरीक नहीं है, यानी हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसकी हुकूमत है और किसकी हुकूमत फेवरेट नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है। हमने कहा है कि ये वहां पे जिसकी भी हुकूमत आनी है वो तय अमेरिका ने नहीं करना, वो हमने नहीं तय करना, हिंदुस्तान ने नहीं तय करना, वो अफगानिस्तान के लोगों ने बुनियादी तौर पर तय करना है कि यहाँ किसकी हुकूमत बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि दोहा कॉन्फ्रेंस जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से कुछ चीजें पॉजिटिव निकलेंगी जो पीस प्रोसेस को लीड करने में कामयाब होंगी। लेकिन हमें भारत के रवैये के ऊपर और भारतीय एटीट्यूड के ऊपर और भारतीय स्ट्रैटेजी के ऊपर जरा नजर रखनी होगी, जो इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका की हमायत पीछे दरपर्दा हासिल करके इस अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को सबोताज करना चाहता है, क्योंकि उसका अपना एजेंडा, जैसे भी शफीक अवान साहब ने कहा कि 4 खरब से ज्यादा जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, 400 के मंसूबे हैं, वो सबोताज हो रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, मैं ना बीच में आप ना आपकी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि माइंड ना कीजिएगा, कभी मैं कट कर देता हूँ तो मैं कह रहा हूँ जरा बात लंबी ना हो जाए, जरा थोड़ा सा बीच में ना वो मैं क्योंकि चाह रहा था कि मैं आपकी तरफ आऊँ और इसके ऊपर आपका वो लेके और फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पे जाना है, तो मैं चाह रहा था कि आपका योर टेक। अब देखें, ये आपने कहा ना बाइडेन का, बाइडेन कहता है कि हम अपने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, हम 20 साल अपनी कौम को 20 साल एक और जंग में नहीं झोंक सकते। तो बताएं भाई, आप 40 साल आपने मुल्क बर्बाद किए, मुल्क का मुल्क बर्बाद कर दिए और ऐसे भाग गए जैसे कि अपना बिल्ली अपना चूहा बिल्ली के पीछे से डर से भागता है। तो आप कम से कम वहाँ गए तो भाई अल्लाह के बंदो, वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे के जाए, उनसे बैठ के टेबल टॉक करके जाएं। अब कहते हैं जी हम अब इसमें नहीं आ सकते, यानी जिस तरह उन्होंने पहले अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, अब फिर वो छोड़ दिया। बहरहाल ये है कि ये आलमी ताकतों का यही एजेंडा होता है, वो बर्बादी के पार्टनर होते हैं, तामीर के पार्टनर नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस चीज पे अब मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले एक मैं आप शॉर्ट देखिए जरा। लॉज हैं जो मीडिया को डील करते हैं, फेडरल लॉज, उनमें एक लॉ है जो प्रेस को डील करता है, एक लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डील करता है, एक लॉ है जो आपके वर्कर्स को डील करता है, एक लॉ है जो सोशल मीडिया को डील करता है, पीटीए का। और हम इनको कन्वर्ज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं।
इकट्ठा करके इनको, तो हम एक नई अथॉरिटी बना रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हम पैमरा को भी खत्म कर रहे हैं, हम ITNE को खत्म कर रहे हैं, हम पाकिस्तान प्रेस काउंसिल को खत्म कर रहे हैं, और इनको खत्म करके हम ये नई अथॉरिटी बना रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। सलमान साहब, आप इस्लामाबाद में हैं और अभी आप एक मीडिया वर्कशॉप भी आपने 1-2 दिन पहले अटेंड की, फिर मुख्तलिफ क्या इस बात को लेके ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है, इसको लेके क्या इस्लामाबाद में, क्योंकि अगर ये सारी चीजें का सॉल्यूशन एक ही जगह पे आ जाएगा और बंदा मर जाता है, फाइला ले ले के घूमते फाइला उठे रह जाती है, बंदा घर चला जाता है, राजी करता रहता है, बाबू कभी राजी नहीं होते। तो क्या इस्लामाबाद में इस पे बात हो रही है? इसाक साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब, वजीर इत्तलात साहब हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मैं भी उसका एक पार्टिसिपेंट था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की। हाँ, मैं इसीलिए मैंने आपसे बात की। और वहां पे फवाद चौधरी साहब की आपको पता ना खूबी है कि वो कड़वी से कड़वी बात भी करनी हो तो खुल के बात करते हैं, तो दबे लफ्जों में बात नहीं करते। असल में बात यह है कि उन्होंने पूरे मीडिया को रेगुलेट करने का प्लान बनाया। बिल्कुल। अब आप देखिए कि वहां पे वो ये कहते हैं कि ये जितने हैं ना, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, आपकी जो है खासतौर पे पैमरा है, आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनकी शिकायत के हवाले से इदारे बने हुए हैं, वो इन तमाम इदारों को यकजा करके एक मीडिया अथॉरिटी जो है वो बना रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि तमाम इदारों को उस अथॉरिटी के अंदर लाया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसे अकाउंटेबल किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको लिजिटिमाइज किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो यहाँ पे एक मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने की बातें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा और उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाएगी। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि इस्लामाबाद सेंटर में और दीगर सेंटर्स के अंदर 1500 इंटर्न्स स्टूडेंट्स जो है वो नए भर्ती किए गए और उनको बाकायदा जोड़ा जा रहा है इस पूरी मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ये आगे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इससे आगे बहुत ग्रो करना है। तो इसके ऊपर अब आप देखिए कि अखबारात और टीवी के मुकाबले में ज्यादा बिजनेस जो है वो आपका डिजिटल मीडिया ग्रो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए उसको भी रेगुलेट करना है, उसको भी रेगुलेट करना है। और फिर आपको पता है जर्नलिस्टों की जो अपनी शिकायत हैं, तनख्वाहें न मिलने के हवाले से, जॉब की सिक्योरिटी के हवाले से, उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है और बाकायदा उसको एक सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है ताकि जर्नलिस्टों की जो शिकायत है उसका फौरी इजाला हो सके। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम मीडिया के अंदर एक जदीदियत का पूरा माहौल पैदा करेंगे और चाहेंगे कि इसके अंदर वो स्पेस मिले कि जिसमें अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ना वो उसी तरीके से आ सके जिस तरह से आना चाहिए था। बिल्कुल। इसलिए मीडिया को बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना नई ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग जो है चौकट फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे हैं हुकूमत के अंदर रहते हुए कामयाब होते हैं। ठीक शफीक साहब, अब ये सलमान साहब ने जो मजीद तफसीलात इस हवाले से बताई, देखिए अगर एक विजन और एक पॉलिसी और यकसुई के साथ सारी चीजें हो जाएं और एक ही जगह सब चीजों का हल भी मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो इतना तारीखी इक़दाम है और इससे आने वाले दिनों के अंदर जो मीडिया के मसाइल हैं उनके हल करने में भी बहुत मदद। देखिए ना, अपना सदर आरिफ अलवी साहब ने अपना जब कर रहे थे, डिजिटल कर रहे थे PTV को, उन्होंने कहा ये फवाद चौधरी हमारे यहाँ telka.com है। telka.com का मतलब फवाद चौधरी काम कर गुजरता है, वो ये नहीं देखता कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, जो राइट डायरेक्शन पे काम है वो कर जाता है। अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी कितना उसने शोर मचाया, लेकिन ये बंदा रुका नहीं और जब तक रहा इसने वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना ली और फिर PTV को अपना डिजिटाइज कर दिया। अब जो ये नया इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि पूरे मीडिया के तमाम, एक चीज इसमें इजाफा कर दूं, मैं PID की बात करना चाह रहा था। PID पेपरलेस हुई, इश्तहारात का जो मसला था वो सारा सॉल्व हो गया, अदायगियां मीडिया हाउसेज को जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी तेजी से चीजें जो है ना उनके हल निकल रहे हैं। अब देखिए ये है ना कि अब ये इतना बड़ा उन्होंने काम किया है कि इसको एक छत के नीचे कर दिया है, एक अथॉरिटी, यानी एक अथॉरिटी होगी, लोग इधर उधर नहीं घूमेंगे। बिल्कुल। एक वहां जा रहा है, पैमरा जा रहा है, एक वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, एक प्रेस काउंसिल जा रहा है, तो ये सारा उन्होंने एक छत के नीचे कर दिया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें अपना देखिए आपकी जो तंजीमें हैं, आप तो सियासत करते रहे साथियों की, तो कभी वहां तो आपकी छतरी के नीचे करता रहो, मेरी क्या है, आप ऑल टाइम ताहयात चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं तो आपके नीचे करता रहूं। कभी कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो हमारी जो साफी जो बरादरी है, जो हमारी जो साफी तंजीमें हैं, ये उनके लिए भी और जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके लिए भी इतना फ्रूटफुल है कि उनको
بجائے کہ مختلف اتھارٹیوں مختلف دفاتر میں چکر لگانے کے ایک چھت کے نیچے ان کو سب مل جائے گا. یہ بہت بڑی چیز. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں, کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے اور شفیق صاحب, سلمان صاحب سے اس پہ رائے لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں. ہاتھ لے دیوار بن جائے, ہاتھوں میں ہاتھ لے دیوار بن جائے, طوفانوں کے آگے کوہسار بن جائے, کوہسار بن جائے. رستہ نہ روکے وہ فضا ہو یا ہو کعبہ, چلو اس گھر کو سنوارے, تن من تنے دیکھ سے پارے. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کہ 2.5 ماہ بعد پی ڈی ایم کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا, اور شفیق صاحب پہلے مولانا فضل الرحمان 2.5 مہینے سے تھک گئے تھے بیچارے, ان کو کوئی ایکٹیویٹی تو نکالی جائے. اس اجلاس کا فائدہ کیا ہے؟ اب وہ باسی کڑی میں ابال والی بات ہے, کیا رہ گیا پی ڈی ایم کو نا بغیر کفن دفن کے دفنا دیا گیا تھا, نہ نہایا گیا, نہ اس کے مردوں کو دفنا دیا گیا. جاتی نہیں ہوگی کوئی یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک فرنچائز رہ گئی ہے. اچھا, ان کی مین پارٹی ہے, ان کی فرنچائز رہ گئی ہے. اب پی ڈی ایم میں مین پارٹیاں کوئی نہیں, اور خود مسلم لیگ نون بھی نا وہ لوف ہے. وہ 3-4 لوگ ہیں جو جس سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو مریم نواز کے ساتھ ہیں وہی آگے ہیں. باقی پوری جو آپ کے ہے نا مسلم لیگ نون میں پتا ہے میرے 30-35 سال سے تعلق ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے پی ڈی ایم تھوڑی جان چھڑاؤ. پی ڈی ایم کی یا تو سارے کمبل نہیں چھوڑ رہا, وہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہوں, یا تو پھر نا آپ یہ آدھا تیسرا آدھا بٹیر نہ کریں. اور اب شہباز شریف صاحب کے پاس آئیے لیڈ وہ کرنا وہ. اور یہ جو اجلاس ہو رہا ہے نا یہ ترلے منٹوں میں ہو رہا ہے. کس کے کہنے پہ؟ مولانا صاحب کے کہنے پہ. اور انہوں نے دیکھیں مولانا صاحب چلاکی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ماضی میں آپ دیکھیں اتحاد بنتے تھے, انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا کیا تھا, سلمان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے, جب ایم ایم اے بنا تھا تو یہی حال انہوں نے بہت بڑا ہاتھ کیا تھا. اپنی ذات ہے بس. اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں, اگر مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا تو باقی سارے عہدے منفی ہیں, نفی ہیں, ان کی نفی کر دیتے ہیں ان کی. اور جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے یہ کیا کریں گے یار, ننگی نہائی کیا نچوڑی کیا. افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو تو یار اسٹریٹ لائن کرو. آپ کی ایک میجر پارٹی نکل گئی, باقی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو تانگا پارٹیاں ہیں 3-4 وہ اس کے مولانا کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کا سودا نہیں بک رہا. وہ چاہتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ چھیڑ. سلمان صاحب اب پی ڈی ایم کا جو آج اجلاس ہے, پی ڈی ایم کے اجلاس میں گرما گرمی ذرا تو ہوتی تھی, آر یا پار اور یہ اور وہ, اس سے ذرا تھوڑا سا وہ ہو جاتا تھا. اب ایک وہ بیانیہ جس کے سر پہ پی ڈی ایم ناچتی تھی وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو اپنی موت مر چکا. کشمیر الیکشن میں, سیالکوٹ الیکشن کے اندر وہ تو موت مر چکا. مولانا فضل الرحمان تو ان کے اندر توڑ پھوڑ ہے, وہ بیانیہ تو ختم ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے اس چکر میں آ جائیں گے؟ وہ تو اپنی ایک کلیئر لائن رکھتے ہیں. دیکھیں پہلی وضاحت تو میں کر دوں
कि आपको पता है इस्लामिक फ्रंट पे जब फजलुर रहमान साहब जो है जमात इस्लामी के बड़े अहम पार्टनर थे, तो काजी हुसैन अहमद मरहूम और सैयद मुनव्वर हसन साहब से जो मेरी मुलाकातें थी, वो इसका इतराफ करते थे कि हमें जितना नुकसान मौलाना फजलुर रहमान की सियासत ने पहुंचाया ना इस्लामिक फ्रंट को और जमात इस्लामी को, उतना शायद किसी और ने ना पहुंचाया। तो फजलुर रहमान जो है वो हमेशा से अकेले जो है ना अपना हिस्सा निकाल के ना दूसरों को बेटरे करने के बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, पीडीएम में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ फजलुर रहमान और बिलावल के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाना चाहते थे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी जो है मरियम और फजलुर रहमान के कंधों पर बंदूक से चलाना चाहते थे, और इसी तरीके से जो है फजलुर रहमान उन दोनों को कंधा इस्तेमाल करके अपने लिए एस्टैब्लिशमेंट से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब वो तीनों नाकाम हो गए। यानी कल बिलावल साहब ने कहा है, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर पीडीएम हमारे हाथ में होती तो आज उसका ये जनाजा ना निकलता। अच्छा, यही बात फजलुर रहमान कहते हैं। हाँ जी, अच्छा यही बात फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में होती तो इसका नक्शा कुछ और होता। मरियम कहती है अगर पीडीएम हमारे मुताबिक चलती तो हो जाता। अच्छा, अब मसला सारा ये है कि तीनों ने अपने अपने जाती मफादात के लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, और आज अब वो पीडीएम यहाँ खड़ी है। और शहबाज शरीफ साहब जो है, देखिए वो तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ तो पीडीएम से ताल्लुक होके वो जाके नैब की कस्टडी में जेल में बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीडीएम की सियासत के साथ, और आगे भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ टकराव की सियासत के हामी नहीं है। अब पीडीएम के पास कुछ नहीं है टकराव की सियासत के लिए, हुकूमत गिराने के लिए। अब उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश ये है कि 2023 के इलेक्शन के लिए कोई अपने लिए सियासी रास्ता तलाश कर सके, कोई महफूज रास्ता तलाश कर सके, ताकि जिस तरीके से इस वक्त वो ट्रैप हो चुके हैं, आपस में डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। कल मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के लोग टॉक शो में मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल रहे हैं। यानी अब ये आपस में दस्तो गिरेबान हो गए। जिन्होंने हुकूमत से लड़ना था वो आपस में लड़के अपनी पोजीशन जो है वो डैमेज कर चुके हैं। इसलिए पीडीएम में से कुछ नहीं निकलना। अब ये सिर्फ इजलास जिस तरह से हो रहा है, एक जिसे कहते हैं ना रस्मी कार्रवाई करने के लिए, ताकि फजलुर रहमान ये बावर करवा सके, देखिए पीडीएम मौजूद है, हमसे भी कोई बात कर ले, हमसे भी कुछ ले दे कर ले, हम तो तैयार बैठे हैं, मामला तय करना चाहते हैं। अच्छा, तो शफीक साहब, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि वेले लोगों का इज्तिमा है कि चलो आज बैठ के थोड़ा खाना शाना खाइए, एक आधी तस्वीर बन जाएगी। अब पीडीएम में देखें ना, शहबाज शरीफ साहब मरियम की मौजूदगी में पीडीएम शहबाज शरीफ साहब को लिफ्ट ही नहीं कराती थी, ठीक है, और सबसे आगे आगे मरियम होती थी, शहबाज शरीफ साहब अपने घर बैठे होते थे। तो शहबाज शरीफ साहब की लाइन बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं मैंने तसादुम के बजाय हम पार्लिमानी निजाम से लेके आगे चले। और आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि हम शहबाज शरीफ साहब से राब्ता जो है ना रखेंगे पार्लिमानी उस पर बजाय मरियम वगैरह के। अब क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ खुद हिमसेल्फ सीरियस होंगे पीडीएम के फ्यूचर के वाले से? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में अगर आती है ये मुस्लिम लीग नून जो एक बयानिए के दो बयानिए के अंदर फंस के रह गई है, तो पीडीएम का तो क्रियाक्रम हो चुका है। देखिए मसला ये है कि देखें शहबाज शरीफ पॉजिटिव सियासत करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था प्रोग्राम में कि मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें हुई। वो कहते हैं यार ये जलसे जुलूस ये धरने मर रहे हैं, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आइन कानून के मुताबिक चलें, जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट को फोकियत दें। और देखें ना मरियम पार्लियामेंट में जा सकती हैं और ना उनके अब्बा हुजूर जा सकते हैं, और जो ये फ्रंट लाइन पे इनके 4-5 लोग हैं वही आगे ये इसको ढोल पीट रहे हैं। तो भाई अब पीडीएम अब कहाँ रहेगी? पीडीएम को क्या अब मुस्लिम लीग नून अपने आप जो अंदर उनकी जंग जारी है उसको अगर वो काबू पा लें उस पर वो बड़ी बात होगी। और ये अब देखें अगला 4था साल चल रहा है हुकूमत का, अगला सब जो है वो इलेक्शन का साल है। तो अल्लाह के बंदों बजाय अब ये कहते हैं हुकूमत कराते हैं। 4 साल हो गए हुकूमत को, क्या करा लेंगे? ख्वाब देखने का कोई टाइम होता है ना। आप आए अपने इलेक्शन की तैयारी करें, कुछ शेयर करें। कौन लोग आपके पास आएंगे? आप कश्मीर हार गए, आप सियालकोट हार गए, आपका बयानिया क्या है? और पूरी जो है आपने अपनी पार्टी के लोग राना तनवीर और दूसरे लोग मीडिया पे आके अपने पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप वोट को इज्जत देने की बात करते हैं और अपनी जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उसकी ऐसी तैसी फेरते हैं। तो पहले अपने गिरबान में जाके ना, ये सिर्फ बातें हवाई बातें, ये सिर्फ मैंने कहा ना ये निशेषण गुफ्तन बर्खास्तनी वही है, वही होगा। उसमें अब क्या करें? क्या हुकूमत चेंज करेंगे? क्या जलसे उन्होंने अपने मुलतवी कर दिए, जल्दी मेगा जलसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
अरे वो सब फ्लॉप हो गया। बिल्कुल ठीक। तो आप वो अकल को हाथ मारे और अपना ये इसकी लोगों की जिंदगी जीर्ण करने के बजाय आप पॉजिटिव चीजों की तरफ आए। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ जो है, मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ है तो शहबाज शरीफ जो है किसी जो ना तहरीक या मास मूवमेंट और ये वो जलसे जुलूस धरना वरना उस तरफ नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा मेरा 2-3 जरा चारा था बड़ी लाइटर सी अभी गुफ्तगू की जाए, जरा शकील हो गई थोड़ी। अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो जाए और T20 के मैचेस हों और जनाब अली हमारी टीम का भी हिस्सा बने, सानू भी कोई मेडल दी तो उम्मीद होगी किसी तरह को, चलो क्रिकेट से कम कोई मेडल तो लगेगा ना, कहीं दोबारा हाथ पड़ता है। बिल्कुल अच्छी बात है। और आईसीसी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं कि 28 का जो हो उसके अंदर क्रिकेट आ जाए, क्रिकेट आ जाएगी तो मेरा ख्याल एक नया जोश और जज्बा भी मिल जाएगा ओलंपिक को, एक नया रंग, एक नया टच भी मिल जाएगा। हाँ बड़ी अच्छी बात है कि ओलंपिक में टीम, क्योंकि क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में खेली जाती है। हाँ बिल्कुल। पूरे उसको वो 2-4 मुल्कों तक महदूद नहीं है। अगर कबड्डी और दूसरे खेल आ सकते हैं, वो टोक्यो में उन्होंने महदूद कर दिए थे, अपने नंबर खेलों के नंबर महदूद कर दिए थे। तो अगर अब जो T20 आ गया, अब तो वनडे या टेस्ट मैच तो है ही नहीं, उसको अगर शामिल कर देंगे तो एक तो ओलंपिक की व्यूअरशिप बढ़ेगी और फिर क्रिकेट की तरक्की होगी। बिल्कुल क्रिकेट की तरक्की, खेल की तरक्की होगी। खेल की तरक्की होगी तो आप देखें, खेल जो है वो अमन का दाई है। खेल जो है वो लोगों को अपना आपके टूरिज्म बढ़ता है, आपके लोग ट्रैवल करते हैं, फिर मुस्लिम लोग हिस्सा लेते हैं उसमें और लोग करीब आते हैं। अब हम लोग करीब आएंगे तो फिर उनके आपस में जो है वो मोहब्बतें बढ़ेंगी। और ये जो बॉर्डर टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, वो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहला कतरा ही बारिश का होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही पहले कतरे की जरूरत होती है। सलमान साहब, पेरिस ओलंपिक्स जो था ना 1900 में क्रिकेट शामिल थी, फिर उसके बाद अगर अब आती है तो 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। और मैं आप नहीं समझते कि ये अगर क्रिकेट को शामिल कर देते हैं तो क्रिकेट छा जाएगी पूरे ओलंपिक के ऊपर, क्योंकि इसके साथ वाबस्ता बहुत लोग हैं। देखिए बड़ी सादी सी बात है साराना साहब, अगर क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगा तो वो ममालिक जहां आज क्रिकेट नहीं होती, आपको चंद सालों के अंदर वहां भी क्रिकेट नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए ना, अमेरिका के अंदर भी क्रिकेट हो रही है ना, और दूसरे टीम के अंदर भी क्रिकेट खेली जा रही है। यानी मसला ये है कि जब आप उसको ओलंपिक्स का हिस्सा बनाएंगे तो ये खेल एक्सपैंड होगा और वो ममालिक जो अब तक इस खेल का हिस्सा नहीं बने उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। और दूसरी बात यह है कि 2020 क्रिकेट जो है वो अब एक बड़ी पॉपुलर क्रिकेट बन गई है। बिल्कुल। लोगों की दिलचस्पी उस पर बहुत बढ़ गई है, लीडिंग सुपरस्टार्स उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसको ओलंपिक्स में शामिल किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया में जो स्पोर्ट्स है और खासतौर पे जो क्रिकेट है उसको एक नई जहत मिलेगी, एक नया जिसे कहते हैं ना जोश मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ममालिक जो क्रिकेट से दूर हैं उनके अंदर भी क्रिकेट के साथ खेलने की और क्रिकेट के साथ लगाव की और क्रिकेट का जो जुनून है वो भी उन ममालिक में पैदा होगा और ओलंपिक की अहमियत बढ़ेगी। ओलंपिक की अहमियत कम नहीं होगी, क्रिकेट को शामिल करने से ओलंपिक जो गेम्स है उनकी भी शान में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने एक आपको याद दिलाऊं, आप मुस्तफा कुरैशी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि कुरैशी साहब का मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि नूरी नद के किरदार से मैं खुद को अलग नहीं कर सका। यार क्या किरदार था, क्या उनकी एंट्री होती थी, नवा आए हैं सोने, और फिर आगे से सुल्तान रही का उसका जवाब। और वो आप देखें कि उसके शहर से दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज जो है, इंडिया जो है वो नहीं निकल सकी। 3 दफा उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश की और उसका नहीं बन। अच्छा, एक जो इसमें मैंने सवाल, बाज़ औक़ात होता है कि कोई हम बहुत बड़ा किरदार कोई अदाकार कर जाता है और फिर उसके अंदर दब के रह जाता है। आपको याद होगा चौधरी हशमत का किरदार महबूब आलम ने किया और वो उसी में रह गए। लेकिन यार ये बात माननी पड़ेगी कि मुस्तफा कुरैशी साहब ने जिस तरह वो किरदार निभाया, डायलॉग डिलीवरी, उनका बॉडी पोस्चर, उनका बोलने का अंदाज, आज तक शहर से नहीं निकल सके हम उसके। बिल्कुल, आप देखें ना, ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्म थी वो। अब इसमें ना, लेकिन अगर देखें ना, एक्टर जो है या हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर किसी एक करेक्टर में फंस के रह जाएंगे ना तो वो उनके डाइवर्सिफाई होना चाहिए एक्टर को, तमाम किरदार उसके बोले। और ज़रा ये एक उन्होंने अब नूरी नद का कर दिया और वो थ्रू आउट उनको चला, और जहाँ भी जाते हैं वही लोग उनका मुतालबा करते हैं। वो छा गया उनके। ज़ाहिर उन्हें मजीद मैं ठीक है, अच्छी होने के लिए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। एक्टर को डाइवर्सिफाई होना चाहिए
اور تمام کردار جو ہے اس کو زندہ ہوں. اگر وہ ایک کے ساتھ چپک جائے گا تو پھر جو ہے آپ دیکھیں اللہ دیکھ لیں, وہ ایسی جوڑی تھی, اس کے بعد وہ گئے اور وہ جوڑی ان کا ختم ہو گیا. سلطان رائی اور جو ہمارے تھے مصطفیٰ قریشی, یہ ایسی جوڑی تھی, یہ ایک جہاں اپنا اللہ کو پیارے ہوئے اور وہ ان کا سارا کیریئر ختم ہو گیا. بالکل اس لیے ڈائیورسیفائی ہونا چاہیے. سلمان صاحب, آپ متفق ہیں شفیق صاحب کی بات سے کہ ڈائیورسیفائی ہونے چاہیے؟ دلیپ کمار کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے, یوسف خان صاحب کی. ایکڈیمکلی تو یہ بات بڑی ساؤنڈ والی ہے شفیق اوانسی کی, جو اداکار ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, ہر طرح کے کریکٹر کو وہ رول پلے کرنے میں اس کا ماہر ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو, بھارت ہو, عالمی دنیا کی جو فلم انڈسٹری ہے یا ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس میں بعض اوقات جو اداکار ہوتا ہے نا, اس کا کوئی ایک ایسا کردار ہٹ ہو جاتا ہے جو پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو ذرا آئسولیٹ نہیں کر پاتا. تو اس لیے میرے نزدیک سے کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک ڈائیورسٹی اداکار کے اندر ہوتی ہے, ہم میں سے بہت سے جن لوگوں کا نام جانتے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے کریکٹرز کیے ہیں, لیکن ایک کریکٹر ایسا ہوتا ہے جو اس کی پہچان بن جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ ان کا یہ جو کریکٹر ہے وہ ان کی پہچان بنا ہے اور وہ انہی کے نام سے ان کو یاد بھی. ٹھیک, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج 11 اگست ہے, یوم اقلیت ہے. قائد اعظم علیہ رحمہ نے تو اب کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے باقیوں کو حقوق حاصل ہیں, پاکستانیوں کو, اقلیتوں کو بھی ہیں. اور الحمدللہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں, ہمارے بازو ہیں, ہمارے ملک کی ترقی کی شان, ہر طرح سے اقلیت ہمارے ساتھ ہیں. اور آخر میں ایک چیز میں شفیق صاحب بھول رہا تھا, مادام رتفاؤ کے حوالے سے فواد چوہدری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اور ہم مادام کو بھی اقلیتوں کا آج دن ہے. اور مادام جو تھی رتفاؤ, انہوں نے اپنی پوری زندگی جذام کے مریضوں کے نام کر دی, اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں. اور ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اندر جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں, وہی ہمارے ہیرو ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.